नमस्कार मित्रों, आज का जो विषय है वो है बीए भाग प्रथम के लिए ढोला मारू लोक गाथा की भाषा। ढोला मारूरा दुहा बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में संचालित है। ढोला मारू लोक गाथा जो कि राजस्थान की गाथा है, इसलिए हमें इसका एक विवेचन देखना है कि इसकी भाषा किस प्रकार की है। प्रथम बात यह है कि ढोला मारू की जो गाथा है उसकी भाषा का यदि हम अध्ययन करना चाहें तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ढोला मारू की गाथा गेय पद में और आनुश्राविक परंपरा में होने के कारण इसकी मूल भाषा तो रही नहीं और वह निरंतर होने वाले जो परिवर्तन हैं, चूँकि ये लोक गाथा है तो एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक जब ये पहुंची तो इसकी भाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। इसलिए ढोला मारू की जो गाथा है यह भी समय के साथ इसकी भाषा परिवर्तित होती चली गई। तो इसकी जो मूल भाषा है उसका हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस समय पर ये लिखी गई और किस प्रकार उस समय की भाषा रही होगी। तो यदि हम इसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार भाषा वैज्ञानिक आधुनिक आर्य भाषाओं से मूल भारतीय भाषाओं तक पहुँचे, वैसे ही ढोला मारू की भाषा भी अपने मूल स्वरूप तक इन्हीं अनुमानों के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ढोला मारू जो वर्तमान में लिपिबद्ध है, उपलब्ध है, यह उसके अध्ययन की भाषा है, ये उसकी लोक गाथा की भाषा नहीं है। चूँकि ढोला मारू की जो कथा है वो राजस्थानी कथा है और इसकी भाषा जो गेय में है उसकी भाषा राजस्थानी। तो इसे ठीक से समझने के लिए राजस्थानी के विकास को देखना होगा, उसको समझना होगा। ढोला मारू के जो संपादक हैं उन्होंने इस राजस्थानी के विकास को लगभग 4 भागों में विभाजित किया। प्राचीन राजस्थानी जो संवत 1000 से 1200 तक है, माध्यमिक राजस्थानी जो संवत 1200 से 1600 तक है, उत्तरकालीन राजस्थानी जो 1600 से 1950 तक है और आधुनिक राजस्थानी जो है वो 1950 से लेकर के और आगे तक लगातार है। तो यदि हम इसको देखें तो राजस्थान, गुजरात और ब्रज प्रांत में लोक भाषा का जो रूप संवत 1000 से 1200 तक के बीच में जो प्रचलन में था वो राजस्थानी का एक प्राचीन स्वरूप था और वह ये समय था जब राजस्थानी एक प्रकार से अपभ्रंश से अलग हुई थी। और जब वो अपभ्रंश से अलग हुई है तो राजस्थानी के ऊपर संवत 1000 से और संवत 1200 तक का जो काल था उसमें अपभ्रंश का प्रभाव पूरी तरह से देखा जा सकता है। फिर संवत 1200 के आसपास या उसके बाद के समय को यदि हम देखें तो वो फिर राजस्थानी है जो अपभ्रंश के प्रभाव से लगभग एक तरह से स्वतंत्र सी हो गई है और इसका क्षेत्र प्राचीन राजस्थानी की तरह राजस्थान, गुजरात और ब्रज यहाँ तक फैला हुआ था। ये माध्यमिक राजस्थानी थी। इसकी लोकप्रियता का प्रमाण यदि हम खोजना चाहें या देखना चाहें तो हम कबीर की भाषा में देख सकते हैं, जबकि कबीर तो इस प्रदेश के निवासी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके काव्य में माध्यमिक राजस्थानी भाषा को देखा जा सकता है। संवत 1400 के आसपास जो ब्रज थी वो भी अपभ्रंश से और राजस्थानी से पृथक हो गई
और उसको ब्रज ने इतना विकास किया कि उसको साहित्यिक महत्व प्राप्त हो गया। जैसे सूर के पद पहले तो राजस्थानी में गाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रज भाषा में परिवर्तित हो गए और फिर उनको ब्रज भाषा की ही एक तरह से मान्यता मिल गई। अब होता क्या है कि जब अपभ्रंश से राजस्थानी निकल गई, राजस्थानी के बाद में ब्रज निकल गई। अब जब जब राजस्थानी और अपभ्रंश से जब ब्रज निकली तो राजस्थानी भाषा एक प्रकार से राजस्थान की एक प्रांतीय भाषा रह गई। और इसकी जो माध्यमिक राजस्थानी है उसमें हम देख सकते हैं कि ये एक प्रकार से 3 भागों में हम इसको देख सकते हैं, या 3 प्रकार से इन राजस्थानी जो माध्यमिक भाषा है उसको देख सकते हैं। प्रथम, चारण और भाटों की जो कविताएं थी वो माध्यमिक राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं, और दूसरी जैन लेखकों की जो रचनाएं हैं वो माध्यमिक राजस्थानी में आती हैं, और तीसरी है लौकिक कविताएं, ये भी माध्यमिक राजस्थानी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से है जो राजस्थानी से ब्रज निकलने के बाद में राजस्थानी की स्थिति ये प्रांतीय भाषा की रह गई, जो चारण, भाट और जैन कवियों ने और लौकिक कविताओं ने एक प्रकार से इनके अंतर्गत राजस्थानी का उस रूप को देखा जा सकता है। चारण और भाटों ने राजस्थानी का प्रयोग किया, फिर इसके बाद भी एक डिंगल का और विकास हो गया, जो विशेष रूप से वीर रस से युक्त थी। इसमें द्वित्व वर्णों का प्रयोग होता था। प्रारंभ में साधारण राजस्थानी और डिंगल में कोई अंतर नहीं था, परंतु बाद में डिंगल का भी एक अलग स्वरूप हो गया। अब माध्यमिक राजस्थानी की रचनाओं का जो अधिक भाग था वो जैन कवियों के काव्य में देखने को मिलता है, या यूं कहें कि जैन कवियों ने इसका अधिक प्रयोग किया। तो इन जैन कवियों की भाषा पर प्राकृत और अपभ्रंश का प्रभाव रहा, इसलिए माध्यमिक राजस्थानी अपभ्रंश से मिलते जुलते रूप में देखने को मिलती है या लिखी जाती है। अब हमें देखना है उत्तरकालीन राजस्थानी। इस राजस्थानी का अधिक महत्व गद्य रचना की दृष्टि से। राजस्थानी जो ख्यात हैं वो इसी काल में प्रचलन में आई या फलीभूत हुई। बात साहित्य भी खूब पनपा। जो राजस्थानी में बात कही जाती है वो गद्य साहित्य भी उत्तरकालीन राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत आता है। डिंगल गीत भी उत्तरकालीन राजस्थानी के अंतर्गत बहुत सारे लिखे गए। बेली, कृष्ण रुक्मणीरी तथा वंश भास्कर इस समय की रचना है। बोलचाल की राजस्थानी में प्रचुर लोक साहित्य की रचना हुई। नागजी, नागवंती, सोरठी, जेठवा आदि प्रेम गाथाओं में बहुत से दोहे प्रचलित हैं। अब हमें देखना है आधुनिक राजस्थानी। ढोला मारूरा दुहा के संपादकों ने लिखा है कि जब राजस्थान या राजस्थानी भाषा का गौरव या इनके गौरव का सूर्य अस्त हो चुका था और राजस्थानी भाषा केवल बोलचाल की भाषा रह गई, तो उस समय 1400 के आसपास ढोला मारू एक प्रकार से उपलब्ध होता है, जिसे माध्यमिक राजस्थानी कहा गया है। उस समय माध्यमिक राजस्थानी पश्चिम भारत की सर्व प्रमुख साहित्यिक भाषा थी। इस भाषा को हम कबीर की रचनाओं में देख सकते हैं। कबीर की रचनाओं पर इस भाषा का बहुत अधिक प्रभाव रहा है।
इसमें भी इस भाषा की व्यापकता का प्रमाण मिलता है। ढोला मारू की यदि हम बात करें तो इसमें भाषा की विविधता है, और इसका कारण यह है, जो मूल कारण यह है कि ढोला मारू की जो लोक गाथा है ये मौखिक गाथा है। जब मौखिक गाथा है तो विभिन्न गायकों द्वारा गाए जाने के कारण व्यक्ति दर व्यक्ति इस भाषा में परिवर्तन होता चला गया और इसमें विविधता आ गई। प्राचीन राजस्थानी के रूप में भी ढोला मारू की कथा मिलती है, और कुछ दोहों में माध्यमिक राजस्थानी का प्रयोग भी देखने को मिलता है, और कुछ दोहों में आधुनिक राजस्थानी का प्रयोग भी देखने को मिलता है। चूंकि ये दीर्घकालीन गाथा है, ये कालांतर से चली आ रही लोक गाथा है, मौखिक गाथा है, तो गायक के साथ साथ इसकी भाषा में परिवर्तन होता चला गया। बल्कि यूं कहें कि गुजराती के एम, जैम, कैम और पंजाबी के चहंदी जैसे प्रयोग भी ढोला मारूरी गाथा में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, ढोला मारू की जो गाथा है उसमें अपभ्रंश, डिंगल और ब्रज के भी कुछ शब्दों को देखा जा सकता है। इस संबंध में जो ढोला मारू के संपादक हैं उन्होंने लिखा है कि कहीं पुरानी बरतनी है तो कहीं नवीन है, कहीं गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि के प्रयोग भी यत्र तत्र देखने को मिलते हैं, और राजस्थानी में तो कहीं भी, या यूं कहे कि मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, जैसलमेरी, मालवी तथा इस समस्त भाषा का एक तरह से ढोला मारू में इनका रूप देखने को मिलता है। गुजराती के एम, जैम और कैम, इसको हम देखें तो ढोला मारू का एक दोहा है, फौज घटा खगदामणी बूंद लगई सर जैम, पावस पीयू बिलाह कही जीवी जई केम। ये गुजराती भाषा का प्रयोग मिल गया। और यदि हम इसकी बात करें पंजाबी भाषा की तो उलंबे सिर हथड़ा चांदी रस लुद्ध, ये पंजाबी भाषा के शब्द चांदी मिल गया। और यदि हम इसमें अपभ्रंश का देखें तो थाई निहालई मुद्ध भुज तुझ, यह आपको अपभ्रंश देखने को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त ढोला मारू की भाषा में निरंतर प्रयोग की भाषा होने के कारण एक जीवंतता है। लोक कवि ने इसमें चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता, व्यंग्यात्मकता सबका प्रयोग किया, या यूं कहें कि शब्दों का भंडार भर दिया। एकदम बोलचाल की भाषा, प्रभावपूर्ण भाषा, ऐसी है ढोला मारू की भाषा। और इसमें बहुत सारे बोलचाल के शब्द भी देखने को मिलते हैं, जैसे ओड़मा, लांबी, बच, बाजरिया, डिम्भू, साठिया, डूंगरिया, झिंगोरिया, जमूकड़ा, बूंदड़ी, दाझई, रईबारी, बापड़ा, कुड़ई, कड़, वायर, गार, सल, गिमार, बहुत सारे शब्द बोलचाल के भी ढोला मारू की गाथा में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ढोला मारू की जो भाषा है वह लोकोक्तियों और मुहावरों से समृद्ध है। लोकोक्तियों और मुहावरों का इसमें भरपूर प्रयोग हुआ है, क्योंकि ढोला मारू की गाथा मौखिक गाथा है। अतः इसमें बहुत सारे बोलचाल के शब्द
और बोलचाल की लोकोक्तियाँ और जो मुहावरे हैं उनका भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है।